मूविंग फिंगर 1899 रिटन बाय एडफ वॉर्थन। उसकी आंखें बला की ताजर हैं, जिसको देखें खरीद लेती हैं। 45 साल की उम्र में मिस्टर ग्रेंसी अपने ग्रे हेयर्स के साथ एक ओल्ड मैन की शक्ल में नज़र आता है और वो जब अपने घर में दाखिल होता है तो वो पोर्ट्रेट जो कि मिसिस ग्रेंसी का उसके घर में उसकी लाइब्रेरी में लगा हुआ था, वो जब उसके सामने जाता है तो वो खुद को और उस पोर्ट्रेट को एक अनअपीजेबल घूस्ट की माने नोटिस करता है। A ghost smiled and talked. Sense of her nearness. The dead may survive. पोर्ट्रेट की शक्ल में हमें कहानी में रियल मिस्टीरियस एलिमेंट मिलेगा। वो यही था कि पोर्ट्रेट का भी एक करेक्टर है जो इस कहानी में एक जिंदा इंसान की तरह हमें नज़र आएगा। इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पोर्ट्रेट बातें करता है, यानी पोर्ट्रेट टॉकेटिव है, यूथफुल, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। इस पोर्ट्रेट के ज़रिए हमें जो एक मैसेज कन्वे किया है राइटर ने, वो ह्यूमन वांट का और ह्यूमन डिज़ायर का है। इसके अलावा पोर्ट्रेट में मिसिस ग्रेंसी की एग्जिस्टेंस नॉर्मल और सुपर नॉर्मल शो करवाई गई है। तो पोर्ट्रेट बनाने वाले के बारे में एक अगर हम कोटेशन बोलें कि तो वो गलत नहीं होगी। द पेंटिंग पेंटेड द आर्टिस्टिक लव ऑफ आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट ने अपने आर्ट का, अपने फ़न का जो मुजाहरा किया इस पोर्ट्रेट के ज़रिए, वो बहुत बाकमाल था और आर्टिस्ट ने अपने एक मास्टरपीस के तौर पे तख्लीक किया। इस स्टोरी में जो वक्त है वो बदलता हुआ नज़र आता है। वक्त के साथ साथ एज में इजाफा होता है। जो यंग एज थी वो सैम्बल थी हैप्पीनेस की, जबकि ओल्ड एज जो है ये सैम्बल है चेंज ऑफ नेचर का। लेकिन मिस्टर ग्रेंसी जो है वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं करता। वो कहता है कि सिर्फ मैं ही क्यों बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे साथ ये पोर्ट्रेट बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा। तो ये एक ह्यूमन डिज़ायर है जो ह्यूमन वांट के नाम से हम कह सकते हैं कि इस कहानी में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वी शुड ग्रो ओल्ड टुगेदर, यानी वो चाहता है कि हम दोनों एक साथ बूढ़े हों। निरेटर के मुंह से एक ही डायलॉग निकलता है, वो कहता है कि क्या क्लेडन ने इसको चेंज किया है? डिड क्लेडन डू दिस फॉर यू? मिस्टर ग्रेंसी कहते हैं कि यस, हाँ, आई सेंट फॉर हिम, मैंने उसे खत लिखा था और रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ पर आए और इसको चेंज करे। आई हैव लॉस्ट हर, आई बर्स्ट आउट, क्योंकि मैं इसे खो चुका था इसकी यूथफुलनेस की वजह से। एंड आई हैव फाउंड हर, ही आंसर्ड, लेकिन अब मैंने उसको पा लिया है क्योंकि हम दोनों हम उम्र हो चुके हैं, हमारी एज बिल्कुल सेम जो है वो इस पोर्ट्रेट में नज़र आ रही है। सो मिस्टर ग्रेंसी की हालत देखते हुए मुझे उर्दू लिटरेचर से एक शायर हैं, उनका शेर याद आ रहा है। तुम मेरे साथ होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। क्योंकि मिस्टर ग्रेंसी का ये पागलपन मज़ीद बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होगा। मिस्टर ग्रेंसी उस पोर्ट्रेट के साथ बातें भी करेगा, वो अपने हर काम में उस पोर्ट्रेट को इन्वॉल्व करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो एक ज़िंदा इंसान हो। फ्रेंड्स, इन द थर्ड सीन ऑफ दिस स्टोरी we can see first point, that is women's portrait as prisoner, second loneliness of Mr. Grancy, and third change in picture। और मज़े की बात कि मज़ीद 5 साल गुजर जाते हैं जब हमें ये सीन नज़र आता है। सो सेकेंड मैरिज यहाँ पर एक मीनिंगफुल पॉइंट है जो हमें मिस्टर ग्रेंसी की लाइफ में नज़र आता है। Number 1, he had a feminine streak with him. Number 2, the need of a pair of eyes that should see with him. Number 3, a pulse that should keep time with him. Number 4,
Life is a big thing, a magnificent spectacle, but he got so tired of looking at it alone. Still, it's always good to live. Number 5. He had a plenty of happiness of the evolved kind. Number 6. He met her. It was like finding the climate in which he was meant to live. Number 7. She lit up the caverns and bridged the abysses. सो फ्रेंड्स, हमें जो इंसानी ज़िंदगी और इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़रूरियात इस कहानी में मिल रही हैं, नज़र आ रही हैं वाज़ेह तौर पे, वो ये कि एक मर्द को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक औरत का सहारा चाहिए होता है और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक पेयर चाहिए है आँखों का, ऐसी आँखों की तलाश होती है जो उसको देखे, जो उसके साथ देखे, और ऐसी नब्ज़ें, ऐसी पल्स जो कि वक्त गुज़रने के साथ उसके साथ धड़कें या उसके साथ ही रहें। ज़िंदगी एक बहुत बड़ा स्टेज है और इस स्टेज पर इंसान अकेला अपना किरदार अदा करते हुए थक जाता है और इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से बसर करे। बहुत सी खुशियाँ इंसान अपनों के साथ बिताना चाहता है, खुशियों के वो पल जो किस्मत वालों को मिलते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ग्रेंसी के ह्यूमन डिज़ायर और ह्यूमन वांट जो है वो वाज़ेह तौर पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश की गई है। मिस्टर ग्रेंसी की ज़िंदगी में मिसिस ग्रेंसी, जो कि सेकंड मिसिस थी, उनकी सेकंड वाइफ थी, वो एक केवर्न्स की तरह हैं। केवर्न्स कहते हैं एक लार्ज चैम्बर को, यानी एक केव के अंदर एक बड़ा सा कमरा हो और उस कमरे के अंदर वो रोशनी जो थी, वो गहरे कमरे के अंदर ज़ाहिर है रोशनी तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक मेटाफर के तौर पे उस लेडी को रोशनी के तौर पे बयान किया गया है। और वो एक ब्रिज थी, यानी वो पुल थी एक बॉटमलेस गल्फ और पिट के लिए, यानी उस खाई को क्रॉस करने के लिए जिसको ज़िंदगी कहा जाता है, वो ग्रेंसी की ज़िंदगी में एक पुल की हैसियत रखती थी। पोर्ट्रेट हिप्नोटाइज्ड हिम, यानी पोर्ट्रेट उसे मुकम्मल तौर पर अपने अंदर कैद कर लेता है। पोर्ट्रेट का ये स्पेल बाउंड जो चार्म है वो हमें मिस्टर ग्रेंसी की हरकत सकनात में वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। क्लेडन की पेंटिंग की तारीफ़ करते हुए मिस्टर ग्रेंसी जो अल्फाज नरेटर के साथ बोलता है वो बहुत ही शानदार होते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं समझ आती कि उसने उस निगाह से कैसे देख लिया, कैसे इस तस्वीर को बना दिया जिस निगाह से मैं मिसिस ग्रेंसी को देखता हूँ। So he is unable to understand that feeling which is describing the art of Mr. Claydon. वो डायलॉग बोलता है, Claydon painted her. He caught just a look she used to lift to mine when I came in. यानी क्लेडन ने उसको इस तरह से पेंट किया है जैसे मैं घर में एंटर होता था और वो मेरी तरफ खुशी से देखा करती थी। आई हैव वंडर्ड एट हीज नोइंग, मैं हैरान हूँ सम टाइम उसकी इस नॉलेज पर कि उसे कैसे पता चला कि हम दोनों जब इकट्ठे होते थे हम एक दूसरे के लिए कैसे एहसासात रखते थे। How she looked when she and I were alone. How I rejoiced in that picture. I used to say to her, "You are my prisoner now. I shall never lose you. If you grew tired of me and left me, you'd leave your real self there on the wall." It was always one of our jokes that she was going to grow tired of me. मिस्टर ग्रेंसी न्यूरेटर के साथ अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है कि एक जोक होता था कि जब वो मुझसे बेजार हो जाएगी,
यानी वो समझता है कि कोई एक इंसान जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता है वो कभी भी उससे बेजार नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो डायलॉग्स हैं जिसमें वो वाज़ेह तौर पे उसको कहता है कि यू आर माई प्रिजनर नाउ, कि तुम अब मेरी कैदी हो, जबकि वो खुद उस पोर्ट्रेट में कैद हो चुका है और वो खुद एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। वो पोर्ट्रेट के साथ बातें करता है, पोर्ट्रेट को बिल्कुल एक इंसान के तौर पर महसूस कर रहा है। So men's sexual desires are more attractive than the real beauty. मिस्टर ग्रेंसी अपने दोस्त की पेंटिंग को सराहते हुए मज़ीद फर्दर डायलॉग्स का एडिशन करते हुए कहता है, देयर वर बैड मोमेंट्स व्हेन हर नियरनेस मॉक्ड me with the loss of the real woman, but mere thought of her grew warm as flesh and blood. यानी मिस्टर ग्रेंसी फिजिकली उसे अपने साथ फील करता है। वो कहता है कि वो मरी नहीं थी, स्पिरिचुअली वो उससे कभी खोने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। सो यहाँ पर हमें मैन सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होती हैं दैन द रियल ब्यूटी। वो कहता है कि पिक्चर को जब मैंने देखा तो पिक्चर मुझ पर मुस्कुराई कि मैंने उस रियल खातून को, उस रियल वुमन को खो दिया है जो कि मेरे साथ रहा करती थी, जिसके साथ मैं अपनी खुशी और गम शेयर किया करता था। द थॉट ऑफ सीइंग हर पोर्ट्रेट possessed him and his heart beat like a lover's। यानी उसके ये ख़्यालात जब वो पोर्ट्रेट के साथ डिस्कस कर रहा था और पोर्ट्रेट को देखता था तो उसकी हार्ट बीट फास्ट कर देते थे, जैसे कि एक लवर की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। द पिक्चर ऑफ ए यंग एंड रेडिएंट वुमन स्माइल्ड कोल्डली दैट डिवाइडेड देम। यानी इनकी जो पिक्चर थी वो जब कोल्डली, बहुत ही सर्द लहजे में जब मुस्कुराती है तो ये उन दोनों के दरमियान में एक डिवीज़न, एक तकसीम कर देती है। शी डिडंट रिकग्नाइज ए ग्रे हेयर्ड ब्रोकन मैन। यानी वो तस्वीर उस बूढ़े इंसान को नहीं पहचान रही जिसको वो पहले जानती थी। एक हफ्ते तक वो दोनों एक साथ एक स्ट्रेंजर की हैसियत से रहते हैं। He almost grew to hate her for her presence had driven away his gentle ghost, the real wife who had wept, aged and struggled with him during those years. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो ह्यूमन डिज़ायर है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि जिसमें एक मर्द ये चाहता है कि उसकी बीवी उसके साथ ना सिर्फ हंसे रोए बल्कि उसके साथ ही बूढ़ी हो, वो अकेला स्ट्रगल ना करे बल्कि उसकी फैमिली भी उसके साथ स्ट्रगल करे उन ईयर्स में जिन ईयर्स में उसे अपनों के सहारे की ज़रूरत होती है। A look of sadness in the picture's eyes, a look that seemed to say, "Don't you see that I am lonely too?" यानी पोर्ट्रेट की आंखों में देखने के बाद मिस्टर ग्रेंसी ये समझते हैं कि पोर्ट्रेट उसे अपनी तन्हाई की शिकायत कर रहा है। यानी पिक्चर जो है वो बोल रही है और पिक्चर एक औरत की तरह उसके साथ झगड़ा कर रही है कि तुम इतना अरसा घर से दूर कैसे रह सकते हो। द आइडिया, इट्स द पिक्चर दैट स्टैंड्स बिटवीन अस, द पिक्चर दैट इज़ डेड एंड नॉट माई वाइफ। ये आइडिया, ये ख्याल जो है वो मिस्टर ग्रेंजी के जहन में आता है कि ये पिक्चर है जो मेरे और इसके दरमियान में खड़ी है और ये पिक्चर ही है जो मर चुकी है, ना कि मेरी बीवी फौत हुई है। सो दिस इज़ अ वेरी मिस्टीरियस एलिमेंट इन दिस स्टोरी। The portrait became a beautiful mausoleum in which she had been buried alive. मौज़ोलियम फ्रेंड्स कहते हैं एक बड़ा कमरा जिसमें तदफीन की जाती थी। विक्टोरियन इरा की हम बात कर रहे हैं तो विक्टोरियन इरा में रूलिंग पावर जो थी वो लेडीज़ की थी
और रूलिंग पावर मर्द ही चाहते थे। विक्टोरियन इरा की जितनी भी आप लिटरेचर में कहानियाँ हैं उठा के पढ़ेंगे तो उसमें हमें मेल ओरिएंटेड सोसाइटी के ही रिफ्लेक्शंस नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मर्दों की ख्वाहिशात जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ये मैसेज हमें राइटर ने कन्वे किया है। द पोर्ट्रेट बिकेम ए ब्यूटीफुल मॉज़लीम इन विच शी हैड बीन बरीड अलाइव। यानी पोर्ट्रेट वो कमरा था जिसमें सेकंड मिसेस ग्रेंसी को जिंदा दफन किया गया है। I could hear her beating against the painted walls and crying me faintly for help. ये वो डायलॉग्स हैं जिनमें मिस्टर ग्रेंसी कहता है कि मैं फील करता हूँ, उसकी धड़कन की आवाज़ मुझे सुनाई देती है कि वो भी जिंदा है इन पेंटेड वॉल्स के पीछे, और वो पोर्ट्रेट मुझसे मदद तलब कर रहा है। क्लेडन रिफ्यूज्ड पॉइंट ब्लैंक टू टच द पिक्चर। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, आई विल डू इट। यानी मिस्टर क्लेडन को जब अपनी ये सूरत हाल मिस्टर ग्रेंसी बताता है तो वो चाहता है कि मिस्टर क्लेडन इसमें तब्दीली कर दे। यानी मज़ीद जो टाइम गुजर चुका है उस टाइम को उस पिक्चर में नज़र आना चाहिए। सो मिस्टर क्लेडन पहले तो इनकार कर देता है एज़ यूजुअल, लेकिन बाद में वो नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड के घर पर उसके आने से पहले ही मौजूद होता है और उस तस्वीर को गौर से देख रहा था। तो वो फिर मिस्टर ग्रेंसी से कहता है कि मैंने अब अपना जहन चेंज कर लिया है, मैं इसे तब्दील करूँगा। It caused him to lay hands on his masterpiece. After all, to him it was only a picture lost to me. It was my wife regained. यानी इन डायलॉग्स में मिस्टर ग्रेंसी मिस्टर क्लेडन की फीलिंग्स का इजहार करता है। वो कहता है कि मैं क्लेडन की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि ये वर्क उसका एक मास्टरपीस है और वो अपने मास्टरपीस को अपने ही हाथों से खोना नहीं चाहता, लेकिन क्या हुआ, ये एक पिक्चर ही तो है। वो सिर्फ एक पिक्चर खोएगा जबकि मैं अपनी सेकंड वाइफ को दोबारा हासिल कर लूँगा, क्योंकि उन दोनों की जो एज है वो सेम हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये वाकई में मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं होते, जो कि एक रियल इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं सोच सकता। कहानियों में इंसानी ज़िंदगी बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से पेश की जाती है और द मूविंग फिंगर उन कहानियों में से एक है जिसमें ह्यूमन वांट और ह्यूमन डिज़ायर का जिक्र किया गया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट सीन, दैट इज़ सीन 4, जिसमें हमें पोर्ट्रेट रिप्लेस्ड हुआ नज़र आता है। पोर्ट्रेट इज़ रिप्लेस्ड 10 और मोर ईयर्स लेटर, यानी 10 या इससे ज़्यादा सालों का अरसा गुजर चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्रीम, यानी एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसे ख्वाब की बनावट हमें इस सीन में नज़र आएगी जिसमें ह्यूमन डिज़ायर्स का जिक्र होता है, जिसमें ह्यूमन डिज़ायर्स को प्रेजेंट किया गया है। मिस्टर ग्रेंसी ड्रू हिज स्ट्रेंथ एंड करेज फ्रॉम द सेंस ऑफ हिज वाइफ्स मिस्टिक पार्टिसिपेशन इन हिज टास्क, यानी वो अपने जितने भी काम करता है उन कामों में एक मिस्टिक प्रेजेंस जो है, मिस्टिक पार्टिसिपेशन मिसिस ग्रेंसी की फील करता है। वो कहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मिसिस ग्रेंसी को बहुत अच्छा लगता है, वो एडमायर करती है मेरे वर्क को और जिसकी वजह से मैं मज़ीद मेहनत करता हूँ। नंबर 2, पोर्ट्रेट हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड प्लेस्ड इन ए स्मॉल स्टडी अपस्टेयर्स, यानी अब पोर्ट्रेट को लाइब्रेरी से हटाकर स्टेयर्स के ऊपर एक रूम है जिसे स्टडी का नाम दिया गया है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। ग्रेंसी सैट देयर व्हेन ही वाज अलोन, मिस्टर ग्रेंसी अब वहाँ पर जब अकेला बैठता है तो तब पोर्ट्रेट के साथ बातें करता है और तब पोर्ट्रेट के साथ वक्त गुजारता है। द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट पहले मिस्टर ग्रेंसी संडे के संडे एक
शिफ्ट रखा करता था, जो कि लाइब्रेरी में उसके फ्रेंड्स की शक्ल में मौजूद होती थी शिफ्ट, और उन विजिटर्स की मौजूदगी में वो उस पोर्ट्रेट की तारीफ़ किया करता था। लेकिन अब वो पोर्ट्रेट को लाइब्रेरी से स्टडी में शिफ्ट कर देता है। नंबर 3, ग्रेंजी हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ डेथ। नरेटर अली जब अपने दोस्त ग्रेंजी को मिलने के लिए जाता है तो उसे फील होता है कि अब ग्रेंजी बहुत बूढ़ा हो चुका है और ग्रेंजी बिल्कुल बिस्तर मर्ग पर है। अली अपने दोस्त की हालत देखने के बाद थोड़ा परेशान होता है, तो मिस्टर ग्रेंजी उसे कहता है, I am an old man now and no mistake, I suppose we shall leave to go half speed after this। वी का वर्ड जब ये प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो नरेटर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो अकेला है, फिर इसने वी का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, हम क्यों कहा है। सो यहाँ हमें एक एलिमेंट ऑफ फियर नज़र आएगा नरेटर में। नरेटर एक डर महसूस करता है। द फेस ऑफ ए वुमन हु नोज दैट हर हस्बैंड इज डाइंग, व्हाट क्लेडन हैड डन। यानी जब नरेटर उस पोर्ट्रेट को गौर से देखता है तो पोर्ट्रेट को देखने के बाद उसके अंदर एक डर, एक खौफ पैदा होता है। वो ये खौफ पैदा होता है कि मिस्टर ग्रेंजी की वाइफ की आंखों में उसे ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि उसका हस्बैंड मर रहा है। सो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि क्लेडन ने ये क्या कर दिया है, क्लेडन को इस तरह से ये पोज नहीं दिखाना चाहिए था, इस तरह से पेंट नहीं करना चाहिए था। तो नरेटर की लोकेशन को और उसके आईज के पोज को देखते हुए मिस्टर ग्रेंसी कहता है, यस इट्स चेंज्ड हर, हाँ इसको बदल दिया है। वी हैड ए लॉन्ग फाइट ऑफ इट, हमारी इस पर लंबी जंग भी हो चुकी है। इट वॉज वर्स फॉर हर देन मी, ये जंग, ये लड़ाई, ये मेरे लिए कम परेशानी का बायस थी और मिसिस ग्रेंजी के लिए ज़्यादा थी कि वो अब पहले से बदल चुकी है। Number 7, which is also a mysterious element in this story, we spoke no more of Granzy's illness, death warrant। यानी अब वो जब उसको छोड़कर आता है उसके घर पे तो उसे लगता है कि वो डेथ वारंट के साथ मिस्टर ग्रेंजी को उसके घर पे छोड़ के आया है। अब तो जब उसको दोबारा मिलेगा तो शायद वो इस दुनिया में ना हो। नंबर 8, ही कंटिन्यूड टू इम्प्रूव। अब एक अचानक से तब्दीली नज़र आती है। कहते हैं कि मरने से पहले इंसान बिल्कुल सही हो जाता है। सो मिस्टर ग्रेंजी के अंदर भी हमें ये फिज़िकल चेंज नज़र आता है कि वो शदीद इलनेस के बाद परफेक्ट फिटनेस में नज़र आता है और वो इम्प्रूव करता है। अली फाउंड क्लेडन डाइनिंग अलोन एट द क्लब। He asked him to join and over the coffee their talk turned to his work। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें इस कहानी में नज़र आएगा वो अली, जो कि नरेटर है इस कहानी का। नरेटर वो होता है जो कहानी को बयान करता है। तो नरेटर और क्लेडन चूँकि गहरे दोस्त थे और मिस्टर ग्रेंजी उन दोनों का बेस्ट फ्रेंड था, तो वो क्लेडन के साथ बातें करता है। वो उसके वर्क की तरफ वापस आता है, कहता है, इफ़ यू आर नॉट टू बिजी यू ought टू गो डाउन टू ग्रेंजीज अगेन। क्लेडन को कहता है कि अगर तुम बहुत बिजी नहीं हो तो तुम्हें ग्रेंजी के घर जाना चाहिए, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। क्लेडन कहता है, वाई, क्यों? बिकॉज ही इज़ क्वाइट वेल अगेन, क्योंकि वो पहले से काफ़ी बेहतर है। प्रोग्नोस्टिकेशंस प्रोफेसी के लिए इस्तेमाल किया है वर्ड, यानी ऐसा नॉलेज जो मुस्तकबिल के बारे में हो। तो कहते हैं बिकॉज हिज वाइफ्स प्रोग्नोस्टिकेशंस वर मिस्टेकन, मुझे इसलिए उसके घर का विज़िट करना चाहिए कि उसकी वाइफ के जो एक्सप्रेशंस हैं वो मैंने बदल दिए हैं और वो शायद मेरी गलती है। तो क्लेडन कहता है, ओह शी नोज़,
हाँ, वो जानती है कि अब वो मरने वाला है। Grenzis will named me as one of his executors and my associates. मिस्टर ग्रेंजी सेहतियाब होता है, लेकिन फिर उसका डेथ सीन हमें इस कहानी में मिलेगा। मरने से पहले ग्रेंजी एक वसीयत लिख के जाता है, जिसमें वो क्लेडन के नाम उस पेंटिंग को कर जाता है, जिसमें कि वो साल से तब्दीलियां कर रहा था, जो कि उसका एक मास्टरपीस थी। तकरीबन 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल का अरसा गुजरने के बाद हमें जो मिस्टीरियस एलिमेंट्स इस कहानी में मिलते हैं, वो पहला तो है दी ओरिजिनल पिक्चर हैड रीअपीयर्ड, यानी वो ओरिजिनल तस्वीर जो कि वक्त के साथ तब्दील हो चुकी थी, हमें दोबारा नज़र आती है। नंबर 2, इट थ्रोन्ड अलोन ऑन दी पैनर्ड वाल, ये पैनर्ड वाल के ऊपर अकेली ही लटकी हुई थी। नंबर 3, क्लेडन हैड हीप्ड his treasures at the feet of the women he loved. Yes, it was the women he had loved and not the picture. क्लेडन ने अपना तमाम ख़जाना उस औरत के कदमों में रख दिया जिसे वो चाहता था, यानी क्लेडन पिक्चर को नहीं बल्कि उस औरत को पसंद करता था जिसकी उसने ये पोर्ट्रेट बनाई थी। नंबर 4, शी बिलोंग्स टू क्लेडन नाउ, अब ये पोर्ट्रेट क्लेडन की है। नंबर 5, यू थॉट आई किल्ड ग्रेंसी, ये वो डायलॉग हैं जब क्लेडन सूरत हाल को देखने के बाद, नरेटर के डायलॉग से सुनने के बाद बातों से आइडिया लगाता है, कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने मिस्टर ग्रेंजी को कत्ल किया है? आई थिंक यू ट्राइड टू डू ए क्रूअल थिंग। अली कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने एक जुल्म करने की कोशिश की। क्लेडन कहता है, व्हाट ए लिटिल वे यू अदर्स सी इनटू लाइफ, कि तुम दूसरे लोग जिंदगी को किस तरह से देखते हो। क्लेडन सैट ग्रेजिंग अप एट द पिक्चर, क्लेडन वहीं पर बैठ जाता है जहां पर वो पिक्चर उसकी गैलरी में एग्जीबिशन के लिए लगी हुई थी।